हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज। ये क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है। और इस एनसीईआरटी का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं चैप्टर बिगिन करूँ, हमेशा की तरह मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। अच्छी बात यह है कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, वेल्स नाम का कुछ होता है, क्या होता है ये आप मुझे बताइए, और ये किस कंट्री में होता है ये थोड़ा बताइए आप। ठीक है, तो एक तो वेल्स हो गया, एक और डाउन भी होता है कुछ ऐसे ही करके, क्या होता है और किस कंट्री में है ये बताइए मुझे। ऐसे ही फ्रेंड्स, कुछ हम सुनते हैं पैम्पास करके होता है, ये मल्टीपल कंट्रीज में मिलता है, क्या होता है और किस कॉन्टिनेंट किस कंट्री में लोकेटेड है थोड़ा बताइए, थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर लास्ट फ्रेंड्स हम पूछेंगे कि प्रेरीज कुछ होता है, प्रेरीज कुछ होता है, ठीक है, ये किस कॉन्टिनेंट में है, किस कंट्री में है, क्या है, थोड़ा कुछ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। देखते हैं आपकी ये नॉलेज इसमें कितनी है। अच्छी बात यह है, मैं आपको ये बताऊं तो स्टेट पीसीएस में तो हर 2-3 साल में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम ये जो लिखा हुआ है। यूपीएससी हर 5 साल में पूछ लेता है इनको, 5 साल में पूछ लेता है इनका बेसिस वगैरह। अगर नहीं भी पूछता है तो आपको मेंस में कुछ ना कुछ लिखना पड़ जाता है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन की, एक मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है, ठीक है, आई एम श्योर आपने इसके बारे में क्लास 11th में पढ़ा होगा। मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे समर्स में रेन होती है या विंटर्स में रेन होती है? राइट, समर्स में रेन होती है, विंटर्स में रेन होती है। बस यही 5 क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी, और इनको इग्नोर मत मारना। जो मैंने 5 क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपको आंसर भी नहीं आता इसको इग्नोर मत मारना, पढ़ जरूर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको की नोट्स पे लिख लो, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे ना तो ये आते रहते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी डाउन को वेल्ड में लिख देते हैं, वेल्ड को डाउन में लिख देते हैं, कंट्रीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे से अटेम्प्ट करना। तो फ्रेंड्स, मीनवाइल हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज। काफी सिंपल और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा, तो इसको चैप्टर को इग्नोर नहीं मानना। जैसे आपने कभी पढ़ा नहीं हुआ, पढ़ा भी हुआ है, तो इसको इग्नोर मत मानना। मैंने इसमें आपको कुछ कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है और जो थोड़ी सी छुपी हुई है इस चैप्टर में, छुपी हुई है। काफी लोगों को लगता है चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है, मुझे भी लगता था एक टाइम में, लेकिन जब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं तो दिखता है कि काफी कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास 12th एनसीईआरटी के लिए तो सर्टेनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत समझिए कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ आपको चीजें इंपॉर्टेंट मिलेगी। मीनवाइल मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि एसवाई एकेडमी को सब्सक्राइब करें, थोड़ा हेल्प करें इसको प्रमोट करने में। सब्सक्राइबर्स ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं और हमें सब्सक्राइबर्स की जरूरत है। ठीक है, अब फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिससे इनकम जनरेट होती है। तो अगर आप घर में खाना बना रहे हो, आप घर में झाड़ू लगा रहे हो और आपको कोई सैलरी तो देता नहीं है इसके लिए, तो आपकी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मान जाएगी। इसीलिए आप देखो तो हाउस वाइफ की इंपॉर्टेंट थोड़ी इंपॉर्टेंस कम होती है। वो काम तो बहुत ज्यादा करती हैं हाउस वाइफ, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं करती। क्यों? क्योंकि इससे इनकम जनरेट नहीं होता है ना। अगर वही काम कोई आपकी काम वाली बाई करे और उसको इनकम मिले तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, मतलब 1 2 3 4 करके नाम, ठीक है। अब ऐसा क्यों है ये हम देखेंगे। प्राइमरी से सेकेंडरी जनरेट होती है, सेकंड और प्राइमरी सेकेंडरी मिला के टर्शरी जनरेट करती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मिला के क्वार्टरनरी करती हैं। ऐसे आप कह सकते हो कि दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन द एक्टिविटीज। देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है, इस चैप्टर में प्राइमरी एक्टिविटीज पे फोकस होगा और कहीं फोकस नहीं होगा, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, which are directly dependent on environment, as these refer to utilization of earth resources such as land, water, vegetation, building materials and minerals। तो जो जमीन से भारत, जो धरती की जमीन है उससे जो चीजें एसोसिएटेड है, जो नेचर से थोड़ा एसोसिएटेड है, ठीक है, जो अर्थ के रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन से एसोसिएटेड है, उन्हें कहा जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। इट इंक्लूड्स हंटिंग गैदरिंग। हंटिंग गैदरिंग हम समझेंगे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, पैलेलिथिक और मेसोलिथिक, चालकोलिथिक और हड़प्पा सिविलाइजेशन, मेरे चैप्टर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, जरूर उन्हें देखिए, तो आपको समझ जाएंगे कि हंटिंग गैदरिंग क्या होता है। और अगर नहीं भी समझ पा रहे तो भी इस चैप्टर में आप समझ जाओगे। फिर पेस्टोरल एक्टिविटीज कुछ कुछ होती हैं, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वायरिंग।
अपने दिमाग में बिठा लो कि माइनिंग और क्वेरिंग जो है ये सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं, प्राइमरी एक्टिविटी है। क्यों भाई, क्यों ऐसा है? क्योंकि ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद द यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। माइनिंग में आप क्या करते हो? माइनिंग में आप क्या करते हो? मिनरल्स जो अर्थ के अंदर है उन्हें ही तो निकालते हो, है ना? माइनिंग क्वेरिंग जो है दोनों की दोनों ये प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। कहीं लिख लो, इसे स्टार मार्क करना, क्योंकि पूरी दुनिया बता देती है कि भाई एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, हंटिंग गैदरिंग है, पेस्टोरल एक्टिविटी है। लेकिन जब उनसे पूछना शुरू करते हैं फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, स्पेशली माइनिंग बड़ा फेवरेट है, तो वो लोग मार्क करके आ जाते हैं सेकेंडरी में। क्यों? उन्हें लगता है कि भाई अच्छा इनसे इनकम जनरेट होती है, थोड़ा सर्विस सेक्टर है। कोई कोई तो फिशिंग को सर्विस सेक्टर मान लेता है और उसे टर्शरी एक्टिविटी बोल के आ जाता है। ठीक है, एग्जाम में हमारा दिमाग ना थोड़ा ज्यादा चलने लग जाता है। हम जब पढ़ रहे होते हैं तो दिमाग इतना चलता नहीं है। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, क्वेरिंग को स्टार मार्क करके लिखना। बाकी को तो आप समझ ही जाओगे। एग्रीकल्चर तो पूरी दुनिया को पता है कि ये प्राइमरी एक्टिविटी होती है, उसमें कोई गलती करता ही नहीं है। बाकी भी लिख लो, ठीक है? एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल में 2-3 दे देना ये। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जो आपको थोड़ा समझना होगा, जो जिसका आंसर अगर आपने दे दिया तो प्राइमरी एक्टिविटी सारी समझ जाओगे। Why are the inhabitants of coastal and plain regions engaged in fishing and agriculture respectively? तो बोल रहे हैं कि कोस्ट वाले फिश से क्यों एसोसिएटेड है, प्लेन वाले जो है एग्रीकल्चर से क्यों एसोसिएटेड है? What are the physical and social factors which affect the type of primary activities in different regions? थोड़ा सोचिए, पॉज लगा के थोड़ा सोचिए इसका आंसर। इसका आंसर आपको इसके लेक्चर के एंड तक थोड़ा सा मिल ही जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अगर बताना चाहूँ तो समझ ही सकते हो आप। देखिए, अगर कोई भी स्किल्ड नहीं है, किसी को अगर कुछ नहीं आता, है ना, कुछ भी अगर नहीं भी आता, तो अगर उसको बोला जाए मछली पकड़ लो, थोड़ा सा कोई ट्रेन कर दे, ठीक है, मछली ऐसे पकड़ी जाती है, फिर वो मछली पकड़ लेगा। देखिए, मछली पकड़ना आसान काम नहीं है। अगर आप कभी कभी जाओ कहीं, जैसे टूरिज्म वगैरह पे जाते हैं तो मछली पकड़वाते हैं, बाली वगैरह जाए या अंडमान निकोबार जाए तो बोलते हैं मछली पकड़ना है, तो उसके लिए 5-6 हज़ार रुपये आपको पे करने होते हैं। आप कहीं ले जाते हैं, फिर मछली पकड़ते हो। आप मछली पकड़ना बड़ा ही मतलब सिंपल काम नहीं है। कोई भी काम सिंपल नहीं होता है, ऐसे एग्रीकल्चर भी सिंपल नहीं है, है ना? तो सिंपल काम तो नहीं है ये, इसमें ह्यूमन लेबर काफी ज्यादा लगता है, पेशेंस भी काफी ज्यादा जाती है। लेकिन एनीवेज बात ये है कि प्लेन के जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर में करते हैं, और कोस्टल एरिया के लोग जो है फिशिंग ज्यादा करते हैं। ये एंशियंट टाइम से चला हुआ आ रहा है। इसका रीजन तो साफ यही है कि आप उसी रीजन में रह रहे हो, वही चीज आप कर पाओगे। प्लेन में जो है एग्रीकल्चर इजीली हो जाता है, कोस्टल एरिया में एग्रीकल्चर हो नहीं पाता। कोस्टल एरिया में लेकिन फिशिंग इजीली हो जाती है। बंगाल में तो ये भी कहा जाता है कि फिशिंग जो है वो नॉन वेज है ही नहीं है, वेजिटेरियन फूड है ना? तो उसके बाद सेकंड चीज है, व्हाट आर द फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द टाइप ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज इन डिफरेंट रीजंस। तो फिजिकल फैक्टर तो आप समझ ही गए। भाई आप अगर कोस्टल रीजन में रह रहे हो तो वहां पे खेती थोड़ी ना करोगे, बीच पे कोई खेती थोड़ी ना करेगा, है ना? समझ रहे हो पॉइंट? ऐसी सोशल फैक्टर्स भी आप समझ सकते हो कि ये तो भाई एंशियंट टाइम से कल्चर बन जाता है। कल्चर बन जाता है कि कुछ कुछ कम्युनिटीज जो होती है वो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, कुछ कुछ कम्युनिटीज जो है वो इससे एसोसिएटेड है। किससे? जैसे फिशिंग से एसोसिएटेड है। हमने साथ साथ सोशियोलॉजी में ये भी पढ़ा है कि कुछ कुछ कम्युनिटीज, जैसे डोमिनेंट कम्युनिटीज कहा जाता है, डोमिनेंट क्लासेस, डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है। ठीक है, बहुत डोमिनेंट कास्ट मैंने अच्छे से समझाया है। जैसे जाट्स हैं और मराठास हैं, है ना? ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है। ये सब जो है ये एग्रीकल्चर से ज्यादा एसोसिएटेड रहे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कम्पिटेटिव एग्जाम जो दे रहे हैं उनके लिए, कि people engaged in primary activities are called as red collar workers due to outdoor nature of their work। तो काफी सारे होते हैं रेड कॉलर जॉब्स, पिंक कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स, व्हाइट कॉलर जॉब्स। किसी को नहीं पता होता कि रेड कॉलर जॉब्स क्या होती है। गलत सलत मार्क करके आ जाएगा, मीट वालों को बोल के आ जाएगा वो, मीट मीट दे रखा होगा वही मार्क करके आ जाओगे। लेकिन आंसर क्या है? पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज रेड कॉलर वर्कर्स ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम आ रहे हैं हंटिंग गैदरिंग पे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि हंटिंग गैदरिंग सीधे सीधे अगर कोई क्लास 12 दे रहा है उसमें तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। देखिए, अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट फॉर देयर सस्टेनेंस, राइट? They subsisted on animals which they hunted and the edible plants which they gathered from forest in the vicinity। तो पुराने जमाने में पैलेलिथिक एंड मेसोलिथिक नियोलिथिक एज में, आई होप आपने ये पढ़ी होगी एज, नहीं भी पढ़ी तो थोड़ा तो आइडिया होगा ही। पैलेलियोलिथिक, उसके बाद मेसोलिथिक आई एज, और उसके बाद नियोलिथिक एज आई। और भी एजेस थी, इसके बाद चालकोलिथिक आई थी।
चालकोलिथिक के साथ साथ ही इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा एज आई थी, हड़प्पा कल सिविलाइजेशन एससी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों साथ साथ इसलिए लिखी हुई है कंटेम्पररी थी। फिर मेगालिथिक एज भी आई थी एक साउथ इंडिया में, इसका भी लेक्चर आप देख सकते हो, मैंने सारे बना रखे हैं, ठीक है। इस एज में तो सारे के सारे जो लोग थे वो हंटिंग और गैदरिंग ही करा करते थे, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड थे काफी सारे लोग, कुछ एग्रीकल्चर वगैरह कुछ डिस्कवरी हुई नहीं थी। यहाँ आके नियोलिथिक में आते आते एग्रीकल्चर की थोड़ी थोड़ी डिस्कवरी, मतलब डिस्कवरी से आप कह सकते हो इंसान ने थोड़ा खोजा कि भाई एग्रीकल्चर करके हम अच्छा कुछ कर सकते हैं। फिर या इसी इसी टाइम में थोड़ा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन पेलेलिथिक और मेसोलिथिक में तो हंटिंग गैदरिंग की कहा करते थे। हंटिंग का मतलब क्या है? एच, हंटिंग का मतलब जो आप जो समझ रहे हो वही है, कि मतलब आपने कोई तीर बनाया, तीर से किसी एनिमल को मारा और वो मर गया, आपने पकड़ लिया, ठीक, खा लोगे आप। लेकिन बात याद रखो, इसमें डोमेस्टिकेशन और हंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। डोमेस्टिकेशन हम समझेंगे अभी, लेकिन ये समझ लो क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डोमेस्टिकेशन हंटिंग क्या फर्क है भाई। हंटिंग डोमेस्टिकेशन में ये फर्क है, डोमेस्टिकेशन में आप पालतू जानवर पालते हो किसी जगह पे, हंटिंग में आप वाइल्ड एनिमल मिला उसको पकड़ोगे। तो हंटिंग में आप समझ सकते हो ना, हंटिंग में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सुबह निकल जाते हो, अभी भी ऐसा करते हैं ट्राइबल्स वगैरह, जरावाज वगैरह आपने सुने होंगे ना, अंडमान में जैसे जरावाज है, तो ये सुअर मारने जाते हैं पिग को, ठीक है। वहां पे इन्हें बोर बोला जाता है, अंडमान में वाइल्ड बोर भी बोलते हैं, बोर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हंटिंग करने जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को लेके आते हैं। और इतना रिस्की भी होता है हंटिंग, क्यों? क्योंकि आप मारने गए, पता चला आप ही मर गए, है ना, जानवर कोई ऐसे तो मरेगा नहीं, ठीक है। ये हंटिंग हो गया। डोमेस्टिकेशन में क्या होता है कि आप खुद उगाते हो, आप पोल्ट्री सेट करते हो, आप कुछ ना कुछ उगा लेते हो, आप बकरी उगा लेते हो, गोट उगा लेते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो आप उगा सकते हैं, मतलब उगाने का मेरा कहने का मतलब है डोमेस्टिकेटेड, मतलब उगाना ये नहीं कि एग्रीकल्चर की तरह उगा रहे हो, उगाने का मतलब ये है कि आप फार्मिंग करते हो, काइंड ऑफ, मतलब ये हो गया कि आप अच्छे से पालन पोषण करते हो अपने जानवरों का, तो उसको डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। हंटिंग में पालन पोषण नहीं करते जानवर का, जो मिला उसको मारा, पकड़ लिया, खा लिया, है ना। गैदरिंग क्या होता है? गैदरिंग में ये होता है कि फल फूल जो पड़े हुए हैं, जमीन पे कुछ गिर गया है, फॉरेस्ट में आप गए, उनसे आप चीजें निकालते हो, जैसे जामुन कुछ पकड़ लिए, जैसे आपने शहद कुछ ले लिया, जैसे आपने कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें ले ली, ठीक है। तो एक गैदरिंग ये हो गया। अब आई होप ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो इन एजेस में तो यही होता था, लेकिन आज भी काफी जगहों पे ये होता है। जो ट्राइबल्स हैं इंडिया में, काफी ज्यादा ट्राइबल्स हैं, वो यही करते हैं, ठीक है। तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपने कभी सुना हो, ठीक है। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट अगर आपने कभी सुना होगा, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 आया है। ये मैं थोड़ा सा क्लास 12th एनसीईआरटी के बाहर जा रहा हूँ दूसरे लोग सबको समझाने के लिए, कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अकॉर्डिंग ट्राइबल्स जो है उनको गैदर करने का राइट दिया गया है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं अपने कोर्स पर ही, जो इस चैप्टर में है। तो ठीक है, आपको पता चल गया हो गया, एनिमल्स विच दे हंटेड, ये हंटिंग, द एडिबल प्लांट्स विच दे गैदर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट इन द विसिनिटी, ये गैदरिंग। तो हंटिंग गैदरिंग, इसलिए एच एंड जी, ठीक है, क्लियर है। डोमेस्टिकेशन आगे आएगा, वो ये नहीं, वो नहीं है, ठीक है। Primitive societies dependent on wild animals. People located in very cold and extremely hot climates survived on hunting. तो जो बहुत ही ज्यादा कोल्ड और हॉट एरियाज में रहे हैं वो इस पे सर्वाइव कर रहे हैं। The people in the coastal areas still catch fish through fishing has experienced modernization due to technological progress. तो अभी भी आपको पता है कोस्टल एरिया में लोग अभी भी मछली पकड़ रहे होते हैं, वो उसी को खाते हैं, है ना, उसी से उनका जीवन चल रहा है। Many species now have become extinct or endangered due to illegal hunting. पता ही है आपको, देखिए हंटिंग इतनी करी इन्होंने कि इंडिया से तो चीता ही गायब हो गया, इंडिया में चीता होता ही नहीं, इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो गया है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि वाइल्ड में अगर कोई एनिमल नहीं मिल रहा है तो चीता नहीं है। तो याद रखो, काफी लोगों का कंफ्यूजन है, एक तो उन्हें लियोपर्ड और चीता सेम सेम लगते हैं। इंडिया में चीता नहीं है, ठीक है। 1950 में आखिरी बार दिखा था, उस वक्त से चीता इंडिया में दिखाई नहीं है, इंडिया में चीता नहीं होता, राइट। द अर्ली हंटर्स यूज प्रिमिटिव टूल्स सच एज स्टोन, ट्विग्स एंड एरोज, सो द नंबर ऑफ एनिमल्स किल्ड वाज लिमिटेड। समझ सकते हो ना आप, ये देखो, स्टोन, ट्विग्स एंड एरोज से आप मारोगे, मर ही जाएंगे, मतलब कितने एनिमल्स मरेंगे? एनिमल मतलब कोई इतना आसान तो है ना मारना। तो प्रिमिटिव टाइम में बड़ा मुश्किल होता था हंटिंग करना, लाइफ बड़ी टफ थी प्रिमिटिव टाइम में। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ, व्हाई हैज हंटिंग बीन बैंड इन इंडिया? खुद ही बताओ आप आंसर, ये तो सबको पता होगा, है ना। गैदरिंग एंड हंटिंग आर दी ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन। मैंने आपको बता दिया है कि पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज में यही होता था, और कुछ होता ही नहीं था उस टाइम में, ठीक है। एग्रीकल्चर भी जो है वो नियोलिथिक में शुरू हुआ था स्टार्ट, इसके बाद से धीरे धीरे बढ़ा। गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन रीजन्स विद हार्श climatic conditions. If it often involves primitive societies who extract both animals and
both animals and plants to satisfy their need for food, shelter, and clothing. This type of activities require a small amount of capital investment and operates at very low level of technology. समझ सकते हो ना आप कुछ गैदर करना है, आपको कुछ पकड़ना है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी की तो जरूरत है नहीं, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या ही चाहिए होगा। इन चीजों को याद रखना क्योंकि ये बार बार पूछी जाएंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए हंटिंग गैदरिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लो होता है, हाई होता है, मीडियम होता है, या नन ऑफ द अबव होता है, आंसर क्या होगा, लो। या एक और चीज याद रखना कि यील्ड पर पर्सन इज वेरी लो एंड लिटल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि देखिए बड़ा मुश्किल होता है, आप समझो, आप मैं आपको बोल दूं किसी को हंट करके लाओ, कितना मुश्किल है हंट करना। उसके बाद मैं आपको बोलूं कुछ गैदर करके लाओ, शहर निकाल के लाओ, कितना मुश्किल काम है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं ना, यील्ड पर पर्सन बहुत मुश्किल, बहुत होती है। इसीलिए सोसाइटी इवॉल्व करी और इवेंचुअली हम देखें तो आज डोमेस्टिकेशन वगैरह हो रहा है। देखिए वुमेन जो है ऑरेंज गैदर कर रही है, तो मतलब फल फ्रूट्स भी गैदर करना भी गैदरिंग ही कहलाता है, लेकिन ये भी कितना मुश्किल काम है ना। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया इसमें कि जब ये आप पॉज करो वीडियो और वर्ल्ड मैप ले आओ, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड मैप ले आओ और आप मैप फिल करते रहो। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी चाहिए इन सब्जेक्ट्स की तो आपको मैप साथ साथ फिल करना होगा। तो देखिए ये मैप बना रखा है, काफी ब्यूटीफुल मैप है, इंपॉर्टेंट मैप है कि सबसिस्टेंस गैदरिंग अभी भी कहाँ कहाँ एरियाज में हो रही है। सबसिस्टेंस गैदरिंग तो देखिए कोल्ड जगहों में, कुछ कुछ जगहों में हो रही है और हॉट जगहों में हो रही है, ठीक है, कोल्ड एंड हॉट जगहों में हो रही है। देखिए इंडिया के आसपास भी इन एरियाज दिख रहे हैं ना आपको, और अंडमान निकोबार दिखा नहीं रखा क्योंकि दिखाना बड़ा मुश्किल है, वहां पे भी होती है। तो इंडिया में देखिए इन रीजन में हो रही है, जो हिमालयन रीजन है, म्यांमार वगैरह हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो एक टुंड्रा क्लाइमेट वगैरह हो गया, टुंड्रा आयोग आपको बताओ। उसके बाद अफ्रीका में देखो, आपको यहाँ पे कौन सा डेजर्ट है, बहुत पॉपुलर डेजर्ट है, क्या नाम है, एस से नाम स्टार्ट होता है इसका, बता दो आप। ऐसे यहाँ पे भी साउथ अमेरिका में डेजर्ट है, कौन सा डेजर्ट है ये भी आप बता देंगे, ठीक है। तो थोड़ा मैप जो है ड्रॉ करते रहिए, आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर चीजें रहेंगी, हर चीज का मैप आता रहेगा, ड्रॉ करते रहना। तो गैदरिंग आजकल कहाँ पे होती है भाई? गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन हाई लैटिट्यूड जोन्स व्हिच इंक्लूड नदर्न कनाडा, नदर्न यूरेशिया, ये वाली चीजें जो रशिया वगैरह के आसपास जो चीजें हैं इसको यूरेशिया कह रहे हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है। नदर्न यूरेशिया हो गया। उसके साथ साथ कहाँ पर और प्रैक्टिस हो रही है? सदर्न चिली में भी प्रैक्टिस हो रही है। इसके साथ साथ लो लैटिट्यूड जोन सच एज अमेजोन बेसिन, अमेजोन बेसिन का साउथ अमेरिका में, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हो रही है, जैसे म्यांमार रीजन जो मैंने आपको दिखाया। इन मॉडर्न टाइम सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज बिकम कॉमर्शियल। जैसे आप किसी संजय गांधी नेशनल पार्क में जाओगे मुंबई में, जो बोरीवली के पास है, आप अगर आप वहां विजिट करोगे तो आप देखोगे बाहर लोग कुछ कुछ सेल भी कर रहे हैं, जैसे जामुन वगैरह सेल करते हैं, खीरा वगैरह देते हैं। तो वही गैदर करके लाए हैं वो जंगल से और आपको खिला रहे हैं, ठीक है, पैसों में खिलाते हैं, ऐसे फ्री में नहीं देता। मतलब 20 रुपए 30 रुपए का कुछ दिया, ऐसे सस्ता सही होता है। इमली भी मिलती है वहाँ, इमली भी। तो आप ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट नेशनल पार्क में जाओगे, उनके आसपास एरियाज में जाओगे तो आपको दिखेगा कि काफी सारे लोग जो है वो सेल कर रहे हैं। वो ट्राइबल लोग होते हैं, उन्हें अधिकार दे रखे हैं। किस किस एक्ट के थ्रू अधिकार दे रखे हैं? फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो ट्राइबल्स के लिए बना हुआ है स्पेसिफिकली। Gatherers collect valuable plants such as leaves, barks of trees, medicinal plants, and after simple processing, sell the products in the market. ठीक है, तो ये चीजें हैं, ऐसी ऑयल वगैरह भी निकालते हैं और भी चीजें करते हैं। ये आप यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेना, गम, रेजिन वगैरह, रबर वगैरह। अब यहाँ पे एक चीज दे रखी है जो बड़ी काम आती है, केबीसी टाइप के क्वेश्चंस में वैसे काम आएगी ये ज्यादा, कभी कभी पूछ भी सकता है कोई स्टेट पीसीएस वगैरह। यूपीएससी तो मुश्किल है पूछना। द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द च्युइंग गम आफ्टर द फ्लेवर इज गॉन, इट इज कॉल्ड चीचल। इट इज मेड फ्रॉम द मिल्की जूस ऑफ सपोटा ट्री। तो समझ रहे हो ना गैदरिंग करने से क्या क्या निकल रहा है। गैदरिंग हैज लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इंपॉर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल। आप समझ ही सकते हो, जब इससे ना तो आपका कोई प्रॉफिट हो रहा है ना सरप्लस हो रहा है, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? अगर मैं आपको बोलूँ कि कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, आपको कल करने को बोल दूं मैं आपको, तो आप हंटिंग गैदरिंग तो करने नहीं वाले, आप डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कर दोगे। या आप, अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई प्राइमरी एक्टिविटी करो, पैसे भी कमा के दो मुझे, और तो आप कौन सी एक्टिविटी करोगे? आप एग्रीकल्चर करोगे, आप या तो अपना फार्म सेट कर दोगे जहाँ पे आप एनिमल्स वगैरह को करोगे, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह करोगे, कोई हंटिंग गैदरिंग तो नहीं करेगा। इसलिए अब आ जाते हैं फ्रेंड्स पेस्टोरियलिज्म। तो फ्रेंड्स ये जो है पेस्टोरियलिज्म, मैंने यहाँ पे देखो आपको मैं बताता जा रहा हूँ, ये सब जो चीजें चल रही हैं। इसके बाद ना एक आया था इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह, मेगालिथिक के बाद, मेगालिथिक के साथ साथ ही आप कह सकते हो वैदिक कल्चर आया था। वैदिक कल्चर में जो आर्यंस थे जो इंडिया में आए, वो पेस्टोरल एक्टिविटीज करते थे, ठीक है, एंशियंट टाइम में पेस्टोरल एक्टिविटीज, ठीक है।
पेस्टोरल एक्टिविटीज हड़प्पा सिविलाइजेशन में कम कम थी। उस टाइम में लोगों को काफी सारा एग्रीकल्चर वगैरह काफी अच्छा हो रहा था। लेकिन वैदिक कल्चर में जो लोग आए थे वो कंपेरेटिवली बैकवर्ड थे कंपेयर्ड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन पीपल। ठीक है, तो वैदिक कल्चर में जो लोग कर रहे थे वो पेस्टोरलिज्म कर रहे थे। तो अब वही हम पेस्टोरलिज्म जो है उसको अब समझते हैं कि ये क्या है। एट सम स्टेज इन हिस्ट्री विद द रियलाइजेशन दैट hunting is an unsustainable activity, human beings might have thought of domestication of animals. तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हुआ, गाय का, शीप का, गोट का। उससे बहुत सारे फायदे होते थे, दूध निकाल लो, गाय को खा उसको कोई अगर मिल्च एनिमल है, अगर वो किसी काम का नहीं रहा हो तो उसे खा ही लो, नॉन वेज वगैरह बन के। गोट है तो उसको खा लो, दूध ले लो। तो साथ साथ वो आपका चरने वरने के भी काम आता है, साथ साथ वो आपको खेती के भी काम आते हैं, है ना। मल्टीपल काम होता है ये एनिमल्स का। पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन सिलेक्टेड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फाउंड इन दोस रीजन्स। तो अब अगर कोई रेगिस्तान में रह रहा है तो कैमल पालेगा, है ना। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं एक चीज को पढ़ने के लिए, इसका नाम है नोमैडिक हर्डिंग। और इसको जो पॉपुलर इसका नाम है ना वो है पेस्टोरल नोमैडिज्म। ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग और पेस्टोरल नोमैडिज्म ये क्या होता है? इज अ प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी in which the herders rely on animals for food, clothing, shelter, tools and transport। तो देखो कितने सारे काम आ गए, और आप समझ ही सकते हो कौन से एनिमल्स इसमें यूज होते होंगे। ठीक है, ये देखिए ले जा रहे हैं nomads taking their sheep up to the mountains at the onset of the summer। In tropical Africa, cattle are the most important livestock, while in Sahara and Asiatic desert, sheep, goats, camels are rare। एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। और वैसे लॉजिकल ये है, ठीक है। अब अफ्रीका में ट्रॉपिकल रीजन में कैमल मत लिख दो, लिखोगे भी नहीं ना ट्रॉपिकल रीजन में। अगर अगर सहारा डेजर्ट लिख रहे हो तो बात सही है, कैमल होगा। ऐसे माउंटेन रीजन जैसे तिब्बत वगैरह में एंडीज, यैक, इलामास, कुछ याद ना रहे तो याक तो याद ही रहना चाहिए। याक जो है वो ठंडे रीजन में मिलता है, एंड इन दी आर्कटिक एंड सब आर्कटिक रीजन्स एरियाज। उसके बाद एक और है, रीएंडर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे दे रखा है इन द आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज रीएंडर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स। तो माउंटेन एरिया ऑफ तिब्बत में तीन आ गए, एंडीज, याक एंड इलामास। कुछ याद ना रहे तो याक याद रख लेना। और रिएंडर, रिएंडियर, ये डियर की तरह ही होता है, ठीक है। रिन अगर कुछ याद नहीं होता, रिन प्लस डियर ऐसे करके याद रखो, आर्कटिक और सब आर्कटिक रीजन में। तो पेस्टोरल नोमैडिज्म इज एसोसिएटेड विद थ्री इंपॉर्टेंट रीजन्स। अब अगर आपने वर्ल्ड मैप खोल रखा है तो मार्क कर दो रीजन्स को। द कोर रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम द Atlantic shores of North Africa eastwards along across the Arabian Peninsula into Mongolia and central China. Second region extends over the tundra region of Eurasia, and in the southern hemisphere, there are small areas in southwest Africa and on the island of Madagascar. तो 5.4 फिगर में ये देखो ये बना रखी है जो मैंने अभी आपको रीजन बताया। ये मेडागास्कर ये वाला है, ये इसको मेडागास्कर बोलते हैं। और मेडागास्कर की कैपिटल क्या है सोच के बताओ मुझे। और देखो अफ्रीका का ये जो है फैलता हुआ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो तीन रीजन में डिवाइडेड है। पहला सबसे ऊपर ये टुंड्रा रीजन यूरेशिया का, सेकंड रीजन ये अफ्रीका के ईस्ट से लेके ये कहाँ तक जा रहा है, मंगोलिया तक, ठीक है। उसके बाद ये ट्रॉपिकल अफ्रीका रीजन हो गए जिसके मडागास्कर और ईस्ट अफ्रीका में जा रहा है, ठीक है। ये तीन रीजन में आपको क्या दिखेगा, अभी भी जहाँ पेस्टोरल नोमैडिज्म हो रहा है। कहीं इंडिया मार्क करके मत जाना, इंडिया में हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा, इतना नहीं हो रहा। अगर आप देखो यहाँ पर हिमालयन रीजन में होता है लेकिन इतना नहीं होता, थोड़ा थोड़ा राजस्थान में भी होता है, लेकिन ये मत मार्क करके आ जाना कि सिर्फ इंडिया में ही होता है और कहीं होता ही नहीं। मेरा पॉइंट ये था, और भी कंट्रीज में ये चीजें होती हैं, ठीक है। अगर आप देखो ये रेगिस्तान वगैरह जो अरब के हैं यहाँ पर भी ये चीजें हो रही है। तो याद रखो, अगर इंडिया का आपको लिख के आना एग्जाम्पल हिमालयन और राजस्थान रीजन, और अगर आउटसाइड कंट्रीज का लिख के आना है तो आपको तीन रीजन मिल गए हैं। और इंडिया वाला जो है वो किस रीजन में आता है, ये जो है अफ्रीका से लेके मंगोलिया तक जो एक्सटेंड हो रहा है रीजन, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट भी बहुत होती है। मूवमेंट क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पेस्चर ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन पेस्चर्स टू प्लेन एरियाज ड्यूरिंग विंटर्स इज नोन एज ट्रांसह्यूमेंस। लिख लो सामा करके। अब देखो माइग्रेट कर जाते हैं फ्रॉम प्लेन एरियाज टू माउंटेन एरियाज ड्यूरिंग समर, क्योंकि समर में माउंटेन एरियाज जो होते हैं वहाँ पे ग्रास वगैरह मिल जाती है, तो इसलिए वहाँ पर चरने वगैरह के लिए माइग्रेट कर जाते हैं। फिर जब विंटर्स आती है तो माउंटेन एरिया से प्लेन्स में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चरने का मिल जाता है। माउंटेन एरियाज में तो बर्फ वगैरह हो जाती है, ठीक है। इन माउंटेन रीजन्स सच एज हिमालयास, गुज्जर्स, बकरवाल्स, गद्दीज, भोतियास माइग्रेट फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन इन समर्स एंड टू द प्लेन्स
फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड पेस्चर्स इन विंटर्स। तो मैंने रीजन आपको समझाई दिया। कोई भी डाउट कभी भी हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। The number of pastoral nomads has been decreasing and the areas operated by them has been shrinking। दो रीजन है इसके, क्योंकि तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, इम्पोजिशन ऑफ द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, वही यहाँ पाकिस्तान है या इंडिया है या तिब्बत है या ये है या वो है, तो इनसे इससे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो डिक्रीज हो गई है। हमेशा याद रखो ये राष्ट्र वगैरह जो बन रहे हैं, नेशन वगैरह जो बन रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। क्योंकि अब ट्रेड बैरियर्स ये वो कि हम चाइना से ये नहीं लेंगे, इंडिया से हम नहीं लेंगे, हम अमेरिका से नहीं लेंगे, हम अरब से नहीं लेंगे, सबका यही अब बना हुआ है। ठीक है। न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज। तो सेटलमेंट प्लान्स को बोलते हैं कंट्रीज कि भाई क्या हर्टिंग वगैरह करते रहते हो, कुछ काम की चीजें कर लो, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कर लो, है ना, कमर्शियल करते जाओ चीजें। देखिए एक और चीज समझिए, हम जैसे जैसे एक्टिविटीज में बढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हंटिंग गैदरिंग, फिर हमने पढ़ा क्या पढ़ा हमने, नोमैडिज्म पढ़ा, पेस्टोरल नोमैडिज्म। जैसे जैसे हम एक्टिविटीज पढ़ते जाएंगे वो एक्टिविटीज मॉडर्न एक्टिविटीज की तरह हम मूव करते जाएंगे, और साथ साथ वो एक्टिविटी जो है वो ज्यादा आपको प्रॉफिट भी देंगी। अब आ जाता है कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ये कि पैसा लगाना पड़ता है, हर कोई नहीं कर सकता है, पैसा लगाओ और रिटर्न भी फिर ज्यादा होगा। ठीक है। कमर्शियल लाइफ स्टॉक रैंचिंग इज एसेंशियली एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर्स एंड इज प्रैक्टिस्ड ऑन परमानेंट रैंचेस। और ये जो रैंचेस होते हैं ना, ये बहुत लंबे लंबे एरिया में होते हैं, बहुत लंबे लंबे एरियाज में। दे आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्सल्स व्हिच आर फेंस्ड टू रेगुलेट द ग्रेजिंग। When the grass of one parcel is grazed, animals are moved to the another parcel। क्या कहना चाह रहा है फ्रेंड्स, क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ, सब मिटा दिया। पहले देखो यहाँ पे घास है, तो एनिमल्स को फिर यहाँ रखा जाएगा। ठीक है। और एनिमल्स को वो चरने को बोलेगा। फिर कुछ टाइम में क्या होगा, यहाँ पे घास जो होगी, यहाँ पे घास सारी खत्म ही हो जाएगी, और इतने दिनों में यहाँ पे घास आ जाएगी। ठीक है। ये कुछ कुछ सालों और महीनों की बात है, एक दो दिन की बात नहीं है। तो एनिमल्स को यहाँ मूव कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ऐसे चल रहा है कमर्शियल लाइफ स्टॉक, और ये बहुत बड़े बड़े रीजन होते हैं। रेंचेस कवर लार्ज एरियाज आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्सल्स। तो ये जो रेंचेस हैं ये पार्सल्स में डिवाइडेड है। पार्सल 1 हो गया P1, ये पार्सल 2 हो गया, ऐसी पार्सल 3 हो गया, और इनको रेंचेस बोल रहे हैं। राइट। The ranches cover large areas are divided into number of parcels which are fenced to regulate the grazing। फेंस कर दिया जाता है कि एनिमल एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। When the grass of one parcel is grazed, animals are moved to another parcels। ठीक है। जब घास खत्म हो गई, the number of animals in a pasture is kept according to the carrying capacity of the pasture। साफ सी बात है, सही बात है। This is a specialized activity in which only one type of animal is reared। Important animals include sheep, cattle, goats, horses। ठीक है। rearing of animals is in ranching is organized on a scientific basis। यहाँ पर सब केयरफुली करा जाता है, ऐसे नहीं कि हंटिंग गैदरिंग वगैरह कर रहे हैं। The main emphasis is on breeding, genetic improvement, disease control and health care of the animals। और ये जो है न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए और इंपॉर्टेंट कंट्रीज वेयर कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग इज प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स अब आप बोलोगे कि इंडिया में क्यों नहीं हो रहा। देखिए इंडिया में एक तो इतने बड़े बड़े फार्म्स नहीं है, इतने बड़े बड़े लैंड नहीं है, छोटे छोटे लैंड है। एक तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऊपर से इंडिया में थोड़ा सा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की कमी है। मतलब एग्रीकल्चर में ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कोई कर नहीं रहा। अब ठीक है, समय चेंज हो रहा है, देखते हैं कितना चेंज होता है। अभी भी वैसे ही बहुत पिछड़ा हुआ ही है। इंडिया में छोटे छोटे लैंड है, इतना ज्यादा इंडिया में होता नहीं। न्यूजीलैंड में और अमेरिका में बड़े बड़े लैंड होते हैं, वहाँ पे लोग कैपिटल लगाते हैं एग्रीकल्चर में। और समझने की बात यह है फ्रेंड्स, समझो एक चीज, जैसे मैंने अब बात शुरू करी थी, एग्रीकल्चर एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है, और इंडिया में जो है इसे साइंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। समझा जाता है कि एग्रीकल्चर कोई भी कर लेगा, ऐसे नहीं होता। एग्रीकल्चर एक साइंस है, और ये थोड़ा एक डिसिप्लिन तरीके से की जाती है कि ब्रीडिंग करी जा रही है, ये करा जा रहा है, वो करा जा रहा है, और उसके बाद एनिमल्स का ख्याल रखा जा रहा है। एनिमल हस्बेंड्री अगर कर रहे हो तो धीरे कर रहे हो, और मिक्स्ड फार्मिंग कर रहे हो तो आप केयरफुली कर रहे हो। उसका सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप मिक्स्ड क्रॉपिंग कर रहे हो, है ना। तो ये सब चीजों के लिए आपको थोड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए होता है, जो एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा हो नहीं रहा है। तो एक कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग का दे रखा है, रियंडर rearing in the northern region of Alaska where most of the Eskimos, तो एस्किमोस कहाँ पर होते हैं, अलास्का वगैरह रीजन में, own about 2/3 of the stock। तो ये देखिए रियंडर जो हमने वर्ड देखा था, आर्कटिक एंड सब आर्कटिक रीजन में होते हैं। तो रेयरिंग इन दी नॉर्दर्न रीजन ऑफ अलास्का। अलास्का क्या है, अलास्का एक स्टेट है
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, कनाडा के ऊपर, वेयर मोस्ट ऑफ द एस्किमोस, इन्हें एस्किमोस कहा जाता है, जो इंसान है, ओन अबाउट 2/3 ऑफ द स्टॉक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा आई थिंक हो गया है अबाउट दिस थिंग। और ये एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, ये तो हमने पहले देख ही लिया है। तो मैं अभी एक काम करता हूँ कि एग्रीकल्चर को आपको थोड़ा सा स्टार्ट कर लेता हूँ, 5-10 मिनट का और लेक्चर चलेगा, फिर बाकी सब चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर शुरू कर रहे हैं हम। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस अंडर multiple combinations of physical, socio-economic conditions which give rise to different types of agriculture system। और different types of agriculture system आप समझेंगे, काफी कंफ्यूजन हो जाता है, कोई डाउट मत रखना। देखिए सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है in which the farming areas consume all or nearly so of the products grown locally grown। It can be grouped into two categories: primitive subsistence agriculture and intensive subsistence agriculture। देखिए सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि आप जो खेती कर रहे हो वो सारा का सारा खुद खा जा रहे हो, ठीक है। और जो और थोड़ा सा बच रहा है अगर है तो उसे सेल कर रहे हो। और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली सारा का सारा जो एग्रीकल्चर होता है वो सबसे ज्यादातर, सारा का सारा नहीं, ज्यादातर जो एग्रीकल्चर होता है वो ऐसे ही हो रहा है कि इंसान जो है उगा रहा है कुछ खुद के लिए, खुद खा ले रहा है और वही से काम चल रहा है, फिर उगाता है फिर खुद खा लेता है। तो इससे आप समझ सकते हो ना, इससे ना तो इससे देश का फायदा होना, क्योंकि वो इंसान जो है वो इतना उगा ही नहीं रहा कि किसी और को मिले, और ना उस इंसान का फायदा। क्यों? क्योंकि वो जो भी उगा रहा है वो खा ले रहा है, तो उसको प्रॉफिट कैसे होगा, उसकी जिंदगी सुधरेगी कैसे, है ना। अब देख लेते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। ये पढ़ने के बाद मैं लेक्चर खत्म कर लूंगा। प्रिमिटिव subsistence agriculture or shifting cultivation is widely practiced by many tribes in the tropics, especially in Africa, South and Central Asia। देखिए सॉरी, अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर होता है, ठीक है। इसको झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, और ये जो है ट्राइबल से एसोसिएटेड है। प्रिमिटिव जो वर्ड है ट्राइबल ही होगा, ठीक है। अगर याद ना आ रहा हो एग्जाम में कभी ऐसा हो, तो प्रिमिटिव अगर वर्ड लिखा है तो मतलब बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, प्रिमिटिव छोटी मोटी बात कर रहे हैं। तो ये किससे होगा, ये ट्राइबल से एसोसिएट होगा। तो आज भी जो ट्राइब है वो यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये देखिए एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग है, मैप ड्रॉ कर लेना। नॉर्थ अमेरिका, ये यूएसए वगैरह है, कॉर्न वगैरह काफी उगता है। ये साउथ अमेरिका है, ये है अफ्रीका, ये है हमारा एशिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे काफी ज्यादा हो रहा है। साथ साथ न्यूजीलैंड में भी होता है, ये न्यूजीलैंड बना रखा है ना, यहाँ दिख रहा होगा आपको। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर देखते हैं। ये देखिए प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के रीजन दे रखे। नॉर्थ अमेरिका में नहीं होता, हमने याद रखना, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में होता है, अफ्रीका में होता है। उसके बाद आप देखोगे तो कुछ कुछ अरब रीजन में भी हो रहा है। और उसको अगर भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया याद रखना कि साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन रीजन में हो रहा है। तो देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जहां पर प्रिमिटिव इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है वहां पर कमर्शियल लाइफ स्टॉक नहीं होगी। मतलब ये ऊपर वाला मैप जो है ना और नीचे वाला मैप जो है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट मिनिमम ज्यादा नहीं करेंगे। देख लो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इवन साउथ अमेरिका में भी नहीं कर रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो ऐसे आप थोड़ा सा इसे याद रख सकते हो। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। सब की कोई ना कोई डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं। तो ये हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर देखेंगे। द वेजिटेशन इज यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर एंड द एशेस ऐड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, इसमें आग लगा दी जाती है। जंगल मतलब जो आपने खेती करी फिर उसकी आग लगा दी, आग लगाई और उसको जलने दिया, और जो एशेज होंगी उससे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह निकलेंगे जो सॉइल में जाएंगे और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि पॉल्यूशन कर देते हैं ये लोग, और काफी बार जमीन का नुकसान ही हो जाता है। The cultivated patches are very small and cultivation is done with primitive tools such as stick and hose। तो इनके पास stick and hose होते हैं। इवन काफी बार क्या होता है कि अच्छे से वो भी नहीं होते, मतलब आयरन वगैरह के भी नहीं होते, खाली वुड के ही बने होते हैं। The farmer may return to the earlier patch after some time। One of the major problems of shifting cultivation is that the cycle of bloom becomes less and less due to loss of fertility in different parcels। तो fertility जो होती है वो कम होती जाती है। It is prevalent in tropical region in different names such as example झूमिंग बोले जाते हैं कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में। तो नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे ट्राइब्स हैं वो अभी भी झूम कल्टीवेशन फॉलो कर रहे हैं। सरकार ट्राई कर रही है कि धीरे धीरे उनको बोला जाए कि आप ये मत करिए, कुछ और कर लीजिए, साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर करें। साथ साथ में मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में, और लदान इन इंडोनेशिया मलेशिया। एग्जाम में पूछ लिया जाता है लदान कहाँ पर होता है, ऑप्शन होते हैं मलेशिया, मैक्सिको, इंडिया, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा, मलेशिया, है ना। तो ये चीजें हो गई। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ब्रेक लगाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा आइडिया है कि 30 मिनट का ये अराउंड लेक्चर होना चाहिए। बाकी लेक्चर में हम जो बाकी चीजें हैं उनको कवर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीजें रह गई है। So friends, thank you for watching this lecture, and
कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखें, और SYA एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।